नमस्कार मित्रों, आज हिंदी विषय में हम देखते हैं लेखन विभाग, जो हमारे 9, 10, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग है। प्रश्न पत्र में विभाग डी में ये पूछा जाता है। निबंध लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, अहवाल लेखन, गद्य समीक्षा और अर्थ विस्तार, ये लेखन विभाग है। ज़्यादातर विद्यार्थी इसके बारे में कोई पूर्व तैयारी नहीं करते, जिसके कारण परीक्षा में हमें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिलती। हम पूरे वर्ष एक गद्य और पद्य के प्रश्नों के पीछे बिताते हैं, लेकिन इसके ओर हम ध्यान नहीं देते। तो ये विभाग बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसलिए इसके ओर भी हमें पूर्णतः ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर विद्यार्थी इसके अंदर से बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। इसके आधार पर विद्यार्थी को कैसा लिखना आता है ये भी पता चल जाता है। उसकी बौद्धिक शक्ति का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। तो आज लेखन विभाग में हम देखते हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन में लड़के को लगता है कि निबंध तो आसान है और लिखना आरंभ कर देता है। 10-15 पंक्ति लिखता है और फिर रुक जाता है। कारण क्या है? विषय का चुनाव अच्छा नहीं है। तो निबंध लेखन में सबसे पहले विषय का चुनाव एक महत्वपूर्ण भाग है। निबंध के दिए गए विषयों में से किसी एक विषय को सावधानी से चुन लीजिए। कुछ विद्यार्थी दिए गए विषयों में से कोई भी विषय पसंद करके फिर इसके ऊपर लिखना शुरू कर देता है। 10-15 पंक्ति लिखता है और आगे लिख पाता नहीं, अधूरा छोड़ देता है और दूसरे विषय पर अपनी कलम चलाने लगता है। तो परीक्षा की दृष्टि से ऐसा करना हानिकारक है, क्योंकि लिखना एक निबंध है और विद्यार्थी 2 निबंध आधा लिखकर छोड़ देता है, जिसके कारण समय बर्बाद होता है। इसलिए विद्यार्थी को भली भांति विचार करके कि जिसके पर हम बहुत कुछ लिख सके वैसा विषय पहले हमें पसंद करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है रूपरेखा। निबंध का विषय चुनने के बाद उस पर विचार करके एक कच्ची रूपरेखा अवश्य तैयार करनी चाहिए। रूपरेखा से निबंध की लंबाई का अंदाजा लग जाता है। अगर वह लंबी जान पड़े तो कम महत्व वाले मुद्दे को छोड़ देना चाहिए, ताकि हमारा निबंध का विषयांतर न हो जाए। इसलिए निबंध लिखने से पहले हमें निबंध की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए कि इस निबंध के अंदर कौन कौन से ढांचे आ सकते हैं, इस पर हम क्या क्या लिख सकते हैं, वह पहले हमारे मन में उसकी रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। फिर रूपरेखा का विस्तार।
तो रूपरेखा का विस्तार, रूपरेखा भली भांति तैयार करने के बाद उसके मुद्दे का क्रमशः उचित विस्तार करना चाहिए। हमने रूपरेखा तैयार की, उसके मुद्दे तैयार किए, लेकिन वही सभी मुद्दे को क्रमशः रखना चाहिए और वही मुद्दे पर हमें विचार करके वही मुद्दे का विस्तार करना चाहिए। चौथा पॉइंट है प्रारंभ या भूमिका। निबंध का प्रारंभ या निबंध की शुरुआत, इसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो जिस निबंध को हम पसंद करते हैं वह विषय का प्रारंभ आकर्षक, स्वाभाविक होना चाहिए। पाठक या परीक्षक वह निबंध को देखें न तो उसकी आंखों में उतर जाए, वैसा होना चाहिए। अच्छा प्रारंभ आधी सफलता का घोतक है। निबंध का तुम्हारा आरंभ अच्छा होगा नहीं तो कई बार तो कई शिक्षक वह निबंध को पीछे पढ़ते भी नहीं, कि जिसका आरंभ अच्छा है न उसका मध्य भाग और अंत भाग भी अच्छा होगा। इसलिए तुम्हारा निबंध का प्रारंभ जितना आकर्षक होगा, जितना स्वाभाविक होगा, उतनी निबंध के अंदर ज़्यादा मार्क्स या गुण प्राप्त आप कर सकते हो। प्रारंभ निबंध से संबंधित होना चाहिए कि जिस निबंध के बारे में हम लिखना चाहिए तो प्रारंभ वही निबंध के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे निबंध का प्रारंभ हम विषय की व्याख्या देकर भी कर सकते हैं, विषय का महत्व स्पष्ट करके भी हम इसका आरंभ कर सकते हैं, वर्तमान परिस्थिति की चर्चा करके भी निबंध का प्रारंभ अच्छा हो सकता है, किसी संबंधित प्रसंग का उल्लेख करके भी निबंध का प्रारंभ हो सकता है। इसके अलावा किसी कहानी का संवाद से, किसी कहावत या लोकोक्ति से भी निबंध का प्रारंभ हो सकता है। कई बार कई विद्यार्थी किसी अवतरण से या किसी काव्य पंक्ति लिखकर निबंध की शुभ शुरुआत करते हैं, जो वाचक या पाठक पर अच्छा प्रभाव छोड़ देता है। दूसरी, इसका मध्य भाग की बात करें तो निबंध का यह भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भाग के अंदर विषय संबंधी बातों की चर्चा अवश्य करनी चाहिए कि जिस निबंध के बारे में हम लिख रहे हैं वह निबंध का मूल इस मध्य भाग में होना चाहिए और इसके बाद अंत में उपसंहार की बात करते हैं हम। तो अच्छे निबंध का अंत भी प्रारंभिक की तरह अच्छा होना चाहिए। कई बार पाठक पहला प्रारंभ देखता है, अंत देखता है, इसके पर से भी अंदाजा आ जा सकता है कि इसका मध्य भाग कैसा होगा। तो जिस तरह हम निबंध का आरंभ अच्छी तरह से करते हैं उसी प्रकार उसका अंत भी अच्छी तरह से होना चाहिए। उसका अंत स्वाभाविक, आकर्षक और भावपूर्वक होना चाहिए। पूरे का पूरे निबंध का निचोड़ यह उपसंहार के अंदर आना चाहिए। इतनी बातें ध्यान में रखकर हम निबंध लिखेंगे न तो हमारा निबंध अवश्य रंग लाएगा, वाचक पर प्रभाव छोड़ जाएगा। एक बात और भी ध्यान रखें कि निबंध के अंदर अच्छे अक्षरों से और जितना हो सके छेक छाक हम कम करें। छेक छाक करने से हमारा निबंध अच्छा है, फिर भी वाचक
या पाठक पर बुरा प्रभाव छोड़ जाता है। इसलिए अच्छे अक्षरों से हम यह निबंध लिखें। तो आज हम आपके सामने एक निबंध रखते हैं, मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत। देखिए, इसके कुछ ढांचे हम लिखते हैं। भारत की वर्तमान स्थिति, मेरे सपनों का भारत कैसा होगा। कृषि और उद्योग, शिक्षा, संरक्षण, राष्ट्रीय एकता, और सद्भाव, स्वप्न साकार होने के आशा। देखो, निबंध है मेरे सपनों का भारत, जिसके ढांचे हैं भारत की वर्तमान स्थिति, मेरे सपनों का भारत कैसा होगा, कृषि और उद्योग, शिक्षा, संरक्षण, राष्ट्रीय एकता और सद्भाव, स्वप्न साकार होने की आशा। अब ये हमारे रूपरेखा है। इस ढांचे को ध्यान में रखकर हम निबंध लिखें तो हमारा निबंध अच्छा हो सकता है। यहाँ यह निबंध दिया गया है, हम आपने के सामने यह निबंध पेश करते हैं, आप ध्यान से सुने। स्वतंत्रता पाने के बाद कृषि उद्योग, व्यापार, विज्ञान, शिक्षा, संरक्षण आदि क्षेत्रों में भारत ने प्रगति के दर्शन कराए। शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, संरक्षण विभाग, इन सभी विभागों में भारत ने आज प्रगति की है। विश्व के विकासशील देशों में भारत का अग्रस्थान है। विश्व के जो देश विकासशील हैं उन सभी देशों में भारत विकासशील दृष्टि से देखा जाए तो आज अग्रस्थान पर है। इसके बावजूद हमारा देश अपनी मूल समस्याओं से मुक्ति नहीं पा सका। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा देश कई समस्याओं के सामने लड़ रहा है, जैसे कि बेकारी, महंगाई, आतंकवाद, बेकारी, प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आज हमारे देश के सामने हैं। जब मैं अपने देश की वर्तमान तस्वीर देखता हूँ तो लगता है कि यह तो मेरे सपनों का भारत नहीं है। आज ये देश की तस्वीर मेरे सामने आती है तो मुझे लगता है कि यह भारत मेरे सपनों का भारत नहीं, मुझे जैसा चाहिए वैसा भारत नहीं है।
मेरे सपनों का भारत तो वह भारत है जिसमें गांधी जी के स्वराज्य की आदर्श होगा। मेरे सपनों का भारत गांधी जी ने जैसा सोचा था वैसा, स्वच्छ भारत, निरोगी भारत, ऐसा भारत जैसा गांधी जी ने सोचा था, वह ऐसा भारत है जिसके लिए हमारे देश के शहीदों ने अपने अनमोल प्राणों की बलि चढ़ा दी। मेरे सपनों के भारत में स्वराज्य ही नहीं बल्कि सुराज्य भी होगा। मेरे भारत में सिर्फ स्वराज्य नहीं, स्वराज्य के साथ साथ सुराज्य भी होना चाहिए। स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन ये स्वतंत्रता कि जिसके अंदर हम पूर्ण तरह से स्वतंत्र हो, वैसी स्वतंत्रता आज हमें मिली नहीं। मेरी कल्पना का भारत सब तरह से एक फलता फूलता देश होगा। गांव में किसान अपनी भूमि के मालिक होंगे, उनके खेतों में हरियाली और उनके जीवन में खुशहाली होगी। शहरों में उद्योग धंधे फलते फूलते होंगे। किसी कारखानों में प्रसन्नता से काम करते हुए मजदूर देश को समृद्ध बनाने में जुटे होंगे। देश में न किसी सामने बेकारी का प्रश्न होगा और न भूखे किसी की मृत्यु का कारण बनेगी। सबके तन पर कपड़ा होगा और सबके दिल में खुशी होगी। यह सब जब हमारे देश के लोगों के पास होगा तो यह सुराज्य है। ये मेरे सपनों का भारत है। मेरे सपनों के भारत में छोटे से छोटे गांव में भी प्राथमिक पाठशाला होगी, हर एक गांव में। बड़े गांवों में विद्यालय और कस्बों में महाविद्यालय ज्ञान विज्ञान का प्रकाश फैलाते होंगे। हमारे भारत में ये सब होगा तो हमारा सपना साकार होगा। जगह जगह पुस्तकालय और वाचनालयों की स्थापना होगी। उच्च शिक्षा के द्वार सबके लिए खुले होंगे। शिक्षा में औद्योगिक और तांत्रिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। हमारे विद्यालय सरस्वती के सच्चे मंदिर होंगे। हमारे विद्यालय सरस्वती के सच्चे मंदिर होंगे। मेरे सपनों के भारत में रोगों को लोगों के जीवन पर हावी नहीं होने दिया जाएगा। शहरों और देहाती इलाकों में चिकित्सा की उत्तम सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। गांव-गांव दवाखाने होंगे। गांव का डॉक्टर किसी ग्रामवासी को बेमौत नहीं मरने देगा। हमारे देश की संरक्षण व्यवस्था लाजवाब होगी। हमारी सेनाएं शत्रुओं को हमारी सीमाओं पर बुरी नज़र डालने नहीं देगी। देश में कानून का सख्ती से पालन होगा। चोरों, डाकुओं, तस्करों, काला बाजार करने वालों को अपनी काली कमाई के दरवाजे बंद कर देने पड़ेंगे। भ्रष्टाचारियों और देशवासियों को कड़ी सजाएं देकर उन्हें उनके कर्मों का फल चखाया जाएगा। मेरे सपनों के भारत में सभी देशवासी एकता के सूत्र में बंधे होंगे। उनमें प्रांतवाद, भाषावाद तथा धार्मिक संकीर्णता का विष न होगा। सब खुले दिल से राष्ट्र को सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में लगे होंगे। समाज में ऊंच नीच, जाति पाति आदि की दरारें न होगी। दहेज जैसी कुप्रथाओं का कहीं स्थान न होगा। इस प्रकार मेरे सपनों का भारत एक महान और आदर्श देश होगा। सारा विश्व उससे प्रेरणा लेगा। काश मैं अपने सपनों के भारत को अपनी आंखों से देख सकूं। तो इस निबंध के अंदर मेरा देश कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमें विस्तार से लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस ढांचे को ध्यान में रखकर आप अपनी
लेखन की जो नोटबुक है फुल स्केप की, इसके अंदर निबंध 1 मेरे सपनों का भारत अच्छे अंकों से लिख दे। इसके बाद एक दूसरा निबंध हम देते हैं, ये भी आपको घर पर यह निबंध लिखना है। देखें, दूसरा निबंध है वृक्ष ही जीवन है। अथवा वृक्ष ही हमारे मित्र हैं। वृक्ष मनुष्य के लिए वृक्षारोपण एक पुण्य कार्य। वृक्षारोपण के लाभ वैज्ञानिक और भौतिक दृष्टि से महत्व, उपसंहार। तो देखो मित्रों, वृक्ष ही जीवन अथवा वृक्ष हमारे मित्र, इसके ढांचे हैं वृक्ष मनुष्य के लिए, वृक्षारोपण एक पुण्य कार्य, वृक्षारोपण के लाभ, वैज्ञानिक और भौतिक दृष्टि से महत्व और उपसंहार। ये दूसरा निबंध है। पहला निबंध मेरे सपनों का भारत, दूसरा निबंध वृक्ष ही जीवन। ये दो निबंध आप अपनी निबंध की नोटबुक में अच्छे अक्षरों से पूर्ण करें। थैंक यू।